ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ प्रोबेबिलिटी। हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम का कॉन्सेप्ट किया है और ट्री डायग्राम का कॉन्सेप्ट किया है। कुछ पूछ रहे हैं ट्री डायग्राम के? अच्छा, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 21, ये वाला क्वेश्चन। अगर बोथ बॉल्स आर ब्लू पूछे और बैग में एक ही ब्लू बॉल है तो प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। बस यही पूछना था। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या चीज पूछनी है? अच्छा, ये क्वेश्चन अभी छोड़, अभी हम एडवांस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। मुझे बताइए, कम से कम माहद प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? कम से कम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? जीरो। और ज्यादा से ज्यादा वन होती है। यस, कम से कम प्रोबेबिलिटी जीरो होती है और ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी वन होती है। ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है? वन के बराबर होती है। एक आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। The probability of an event occurring is 0.27. What is the probability that it will not occur? आहिल, ये कैसे करेंगे? अगर अकर होने की प्रोबेबिलिटी 0.27 है तो नॉट अकर होने की कैसे निकालेंगे? वन में से माइनस कर देंगे। वन में से माइनस कर देंगे। जीरो पॉइंट सेवन थ्री। क्वेश्चन 2। अ क्यूबिकल डाई का मतलब क्यूब, कितने फेसेस? 6 फेसेस। नंबर्ड 1 to 6 is weighted so that a 6 is twice as likely to occur as any other number. What is the meaning of this? 6 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, दुगनी है, डबल है बाकी के जो 5 डिजिट्स हैं उनसे। बट देन अगेन कितनी है डबल है तो? 12। प्रोबेबिलिटी 12 हो सकती है। 2/6 इनकरेक्ट। ओके, अगर बहुत मुश्किल लग रहा है तो मैं ऐसे कर लेता हूं ना। 1 आने की प्रोबेबिलिटी अगर x है, 2 आने की भी x है, 3 आने की भी x है, 4 आने की भी x है, 5 आने की भी x है, 6 आने की क्या है? 2x। ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए? टोटल 1 के बराबर होता है। यस, तो ये कितना x बन जाता है? 7x। रूहान ने डायरेक्टली बता दिया था। तो x कितना हो गया? 1/7। तो ये x जो प्रोबेबिलिटी मैंने सपोज की थी, ये किसकी थी? 1 की होगी या 2 की होगी या 3 की या 4 की या 5 की? तो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डबल, इसका डबल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 शुड बी 2/7। ये पार्ट ए हो गया। पहले यहां तक करो, फिर पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी, एन ऑड नंबर अकरिंग। तो ऑड नंबर में क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। या तो 1 या तो 3 या तो 5। ये जो मैं या का वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की जबान में क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ या? और मींस
एडिशन, एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, या तो 1 या फिर 3 या फिर 5, 3/7। Okay, next question. Question number 3। आ जाइए। इस तरह के टेबल वाले क्वेश्चंस S1 में बड़े कॉमनली पूछे जाते हैं, इसको पढ़ लीजिए। पहले आप मुझे मेल्स का टोटल करके बता दीजिए, मेल्स का टोटल कितना होगा? 40। ये नहीं है, ट्री डायग्राम। ओके। फीमेल्स का टोटल 58। मेल्स और फीमेल्स का टोटल 98। ओके। उन लोगों का टोटल जिन्होंने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया 75। उन लोगों का टोटल जिन्होंने ड्राइविंग टेस्ट फेल कर दिया 23। क्या ये टोटल भी 98 बन रहा है? बनना चाहिए। यानी कि स्टेबल का टोटल कितना है? 98 स्टेबल का टोटल है। ठीक है। पार्ट ए, पार्ट 1, पीपल हु पास्ड द ड्राइविंग टेस्ट। कितने लोगों ने ड्राइविंग टेस्ट पास किया है? 75। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 75/98। पार्ट 2, a female who failed her driving test. How many females failed the driving test? 15/98। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर 15/58 क्यों नहीं कर रहे? अब ये जो 15 फीमेल्स ने फेल किया है ड्राइविंग टेस्ट, अगर आप मेन क्वेश्चन पढ़ें, a person is chosen at random from those who took their test that week. How many people took the test? 98। तो आपका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 98। तो 15/98। अब पार्ट बी का पहले आप खुद से आंसर लिखें, डोंट टेल मी द आंसर। A male who failed the driving test. Okay, अब इसका पहला सेंटेंस क्या? A male is chosen. How many males are there? 40 males। इन 40 मेल्स में से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसने टेस्ट पास नहीं किया। कितनों ने टेस्ट पास नहीं किया? 8 ने। तो अब हम टोटल से डिवाइड नहीं करेंगे, अब हम 8/40 करेंगे। यस, 1/5। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। सबसे पहले टोटल्स बता दीजिए। फॉल्टी का टोटल 10, नॉट फॉल्टी का टोटल
35। मशीन ए का टोटल 15, मशीन बी का टोटल, सी का टोटल और टोटल का टोटल कितना? 45। ए पार्ट 1 कितनी बनेगी प्रोबेबिलिटी? इज फ्रॉम मशीन ए, कितने हैं मशीन ए के? 15। तो 15/45 कैंसिल आउट होके 1/3। पार्ट 2, हम इस कैसे निकालेंगे पार्ट 2 की प्रोबेबिलिटी? इसको हम करेंगे पार्ट 2 बोले ना, जी, तो इसको हम कर देंगे फॉल्टी, तो 15/20, ओ सॉरी 5/20। 5/20। 20। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है उसमें तो लिखा हुआ है पूरे के पूरे 45 में से चूज किया है। फिर 5/45। 5/45 which is going to be 1/9 कैंसिल आउट हो गया। पार्ट 3 हमजा, नॉट फॉल्टी इज नॉट फॉल्टी और इज फ्रॉम मशीन ए। ये और का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी में? प्लस। पहले तो नॉट फॉल्टी की बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नॉट फॉल्टी कितने हैं? गलत, नहीं सिर्फ नॉट फॉल्टी लिखा हुआ है, और को तो छोड़ दीजिए ना, और का मतलब तो प्लस होता है। नॉट फॉल्टी कितने हैं? 35/45 और मींस प्लस। मशीन ए के कितने हैं प्रोबेबिलिटी? 15/45। लेकिन आप इसमें हमें गलती क्या कर रहे हैं? जब हम नॉट फॉल्टी में 35 लिख चुके हैं, इन तीनों को प्लस कर चुके हैं, तो मशीन ए के लिए फिर हम दोबारा से इन दोनों को थोड़ी प्लस कर सकते? ये तो रेपिटेशन हो गई। 12 तो 2 दफा ऐड हो गया। ठीक है, अगर मैंने कहा नॉट फॉल्टी, तो नॉट फॉल्टी में सर आपने कहा सर ये तीनों प्लस कर ले और 35/45। फिर आप कह रहे हैं मशीन ए, तो अब मशीन ए में दोबारा ये थोड़ी ऐड कर, दोबारा 12 थोड़ी ऐड हो सकता। अच्छा, मुझे कैसे अंदाजा हुआ कि जब मैंने इनको प्लस किया तो ये आंसर 1 से भी बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया? वही मुझे पता चल गया कोई ना कोई गड़बड़ है। तो 12 नहीं करेंगे, सिर्फ 3 यूज करेंगे। 3/45। ये क्या कितना हो जाएगा? 38/45। पार्ट बी इसका भी आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। जी, डू यू रिमेम्बर सेट्स के अंदर यूनियन का मतलब क्या होता था? यूनियन मीन्स एवरीथिंग एंड इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। ठीक है, अपने पास लिख लो अगर भूल गए हो तो। यूनियन का मतलब होता है एवरीथिंग और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए के अलावा, एक्सेप्ट ए, ए को छोड़कर। ओके, इसके लिए तो मेरे ख्याल से मुझे वेन डायग्राम बनानी चाहिए ताकि ज्यादा आसानी से समझ में आए कि भाई वो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। एक सेट ए है एंड देन देयर इज सेट बी,
सेट ए की प्रोबेबिलिटी और सेट बी की प्रोबेबिलिटी बराबर है, जो कि 0.1 के बराबर है। किसी भी वेन डायग्राम के अंदर सबसे पहली चीज क्या फिल की जाती है? यस, इंटरसेक्शन। सबसे पहली चीज इंटरसेक्शन फिल की जाती है, और वो मुझे नहीं पता कितनी है, तो उसको मैं क्या लिख दूं? x। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर पूरे ए की प्रोबेबिलिटी 0.1 के बराबर है, तो मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए? गलत। 0.1 माइनस एक्स। अगर पूरा ए 0.1 के बराबर है और यहां हमने एक्स लिख दिया, तो क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे लिखना चाहिए 0.1 माइनस एक्स। नाउ आहिल, कैन यू टेल मी यहां पे क्या आना चाहिए? 0.6 minus x. पूरा बी कितना है? पूरा बी कितना है? क्वेश्चन में बताया हुआ है पूरा बी कितना है। 0.1, तो तो वही अगर लिख देंगे 0.1 minus x. यस, 0.1 माइनस एक्स। और ये ए यूनियन बी का मतलब पूरा ए और पूरा बी ये सब मिला के कितना है? 0.7। तो आप इन सबको मिला के जरा 0.7 से इक्वेट कर दीजिए, ताकि आपको एक्स की वैल्यू मिल जाए। 0.1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.7। नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए? नेगेटिव आ रहे, लेकिन एक सेकेंड, लेट्स सी, आर वी मेकिंग अ मिस्टेक ओवर हियर? क्वेश्चन में कोई मसला है, क्योंकि नेगेटिव आना नहीं चाहिए। नेगेटिव कैसे आ सकता है? पूरा ए और पूरा बी मिला के 0.7 के बराबर है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.1 के बराबर है, 0.1 0.1, ये 0.7 कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो कह रहे 0.1 के बराबर है, ये पूरा सर्कल 0.1 है, और अगर वो कह रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 0.1 है, तो इतना हिस्सा 0.1 से थोड़ा सा कम होगा। तो 0.7 तो टोटल हो नहीं सकता, इसको 0.07 कर दीजिए। 0.07 भी नहीं हो सकता टोटल। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मसला है। ये क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए। अब वो जबरदस्ती आंसर देख कर ना वो आंसर निकालने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना 0.7। सही है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए।
ओके, अगर ये प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो नीचे वाली कितनी होनी चाहिए? 0.6, क्योंकि एक ब्रांच का सम हमेशा कितना होता है? 1 के बराबर। ठीक है, अगर ये 0.7 है तो ये कितनी होनी चाहिए? 0.3। और अगर ये 0.35 है फरीहा, तो ये नीचे वाली कितनी होनी चाहिए? 0.65। 0.65। ठीक है, पार्ट 1 क्या क्वेश्चन है? दैट बोथ बाय पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न 22 इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। रूहान आपने कर लिया रिकॉर्डिंग का काम? संडे को जो भेजी थी ग्रुप के ऊपर। ओके, बाय बाय ना? अच्छा, मैंने पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न कर दिया, सॉरी, बाय बाय। 0.4 इंटू 0.7, 0.28। सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ओके, अब अयान इसको, सॉरी आहिर इसको पढ़ेंगे कैसे? अयान बाइस पॉपकॉर्न एंड अरहम बाइस पॉपकॉर्न, या फिर अयान बाइस पॉपकॉर्न और अरहम बाइस पॉपकॉर्न? ऐड करके। और एंड का प्रोबेबिलिटी में मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। दूसरी चीज हमेशा याद रखिएगा, जब हम एक फ्लो में जा रहे होते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटीज हमेशा मल्टीप्लाई होती है। ठीक है सर। पार्ट 2, show that the probability that neither buys popcorn is 0.39। यानी कि ना अयान ने पॉपकॉर्न बाय किए ना अरहम ने पॉपकॉर्न बाय किए, तो इसके लिए मेरा रूट कौन सा होगा? डज नॉट बाय एंड डज नॉट बाय। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.65। जरा चेक करना ये आंसर उतना ही आ रहा है जितना वो प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं, उतना ही आ रहा है। पार्ट 3, find the probability that exactly one of them buys popcorn। ये हम इस कैसे करेंगे? exactly one of them buys popcorn। यस हामिस। हम अयान और हम दोनों का आपस में वो कर देंगे ना, प्लस। नहीं, exactly one of them buys popcorn का मतलब अयान पॉपकॉर्न खरीदेगा और अरहम नहीं खरीदेगा, या फिर अगली कंडीशन हामिस क्या बनेगी? अरहम खरीदेगा, अयान नहीं खरीदेगा। यस, अयान नहीं खरीदेगा और अरहम खरीदेगा। तो पहला वाला हमेशा अयान का अल्फाबेट आएगा, बाद वाला अरहम का आएगा, क्योंकि पहले अयान आ रहा है ट्री डायग्राम में और बाद में अरहम आ रहा है। तो इसका आंसर हामिस कैसे आएगा पहली कंडीशन का, जिसमें अयान तो खरीद रहा है लेकिन अरहम नहीं खरीद रहा?
सर तो हम इसमें अयान वाले में अयान का बायस वाला लिखेंगे, फिर जी, अरहम का बायस वाला लिखेंगे, और फिर उसके बाद दूसरे में अरहम का बायस वाला लिखेंगे, उसके बाद अयान का बायस। दोनों में आप बाय बाय ही कह रहे हैं भाई। कोई एक बाय करेगा, दूसरा बाय नहीं करेगा। अच्छा, फिर पहले वाले में अयान बाय करेगा, दूसरे वाले में अयान बाय नहीं करेगा, जो आपने प्लस करके लिखा हुआ है ना, जैसे पहले मुझे सिर्फ इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कैसा है? इसका हम यहाँ पे लिखेंगे 0.4, जी, और यहाँ पे लिखेंगे 0.65, नहीं, 0.3 सॉरी। 0.3 प्लस। यहाँ पे आगे बताओ, प्लस आप इसका आंसर बताओ अगली वाली यहाँ पे कंडीशन का। जीरो आंसर ही होता है 0.4 और अच्छा आगे बताऊँ, तो जी, आगे ये हो जाएगा 0.7। क्यों? पहला अल्फाबेट हमेशा आयान का होगा, अच्छा पहला दूसरा अरहम का होगा। दूसरा रंग तो पहले 0.6, 0.7, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.7, अभी भी गलत बता रहे हो, अभी भी गलत बता रहे हो। ये यूं होगा, आयान ने नहीं खरीदा लेकिन अरहम ने खरीद लिया। 0.35। इसका मतलब आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है हामिद, जो मैंने संडे को भेजी। नहीं सर मैंने देखी, तो ये कैसे, इतनी आसान चीज कैसे मुझे गलत बता रहे हो? मैंने संडे को ही देखी थी, रिकॉल नहीं करा ना। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.35, 0.12। अच्छा चलो, डायरेक्ट आंसर बता दो फाइनल। 0.33। ओके, अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे, उसके लिए आपको अपने पास एक चीज नोट करनी है। जो अभी तक तो हम ओ लेवल की ही प्रोबेबिलिटी कर रहे थे। प्लीज गिव द हेडिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनके अंदर कोई कॉमन नहीं होता। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक डाइस फेंका और एक कॉइन फेंका। अब डाइस पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। और कॉइन पे क्या क्या आ सकता है? या तो हेड या टेल। क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। इसका मतलब अ डाइस एंड अ कॉइन आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डाइस और कॉइन हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे क्योंकि उनके अंदर कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये भी हुआ कि probability of A and B will always be equal to what? 0। या आप ये भी कह सकते हैं probability of A intersection B will always be equal to 0। there is no intersection, there is no common। एक और हेडिंग डालिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसकी कंडीशन भी लिख लीजिए। probability of A and B
is always equal to probability of A multiplied by probability of B if events are independent. इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, चलिए इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि एक की वजह से दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने 2 डाइस फेंके, जब मैंने पहला डाइस फेंका उस पर कोई भी डिजिट आ जाए, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी से दूसरे डाइस के फेंकने की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर होगा? नहीं होगा। लेकिन कब असर होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बैग है, इस पे 2 व्हाइट बॉल्स हैं, 8 ब्लैक बॉल्स हैं। जब मैं एक बॉल निकाल लूंगा, कोई सी भी, व्हाइट निकालूं या ब्लैक निकालूं, उसके बाद अगर वो बॉल मैं वापस बैग में नहीं डालता विदाउट रिप्लेसमेंट, जब मैं अगली बॉल निकालूंगा तो फर्क पड़ेगा या नहीं? क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर चेन कम हो जाएगा, एक यूनिट कम हो जाएगा, तो ये फिर इंडिपेंडेंट नहीं है। दीज आर नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि एक की प्रोबेबिलिटी की वजह से दूसरी की प्रोबेबिलिटी पे असर पड़ रहा, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये वाला केस इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसके क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं? एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर हमेशा। लेट्स डू दोस क्वेश्चंस फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, इसको मैं एक फ्रेश पेज पे पेस्ट कर लूं। पहले तो आप सबके टोटल्स निकाल लीजिए, फाइंड आउट ऑल द टोटल्स। वेयर आर योर बुक्स? अब वो लिखो ना टोटल उसमें, बुक के अंदर टेबल के नीचे। मुझे बताओ अनएम्प्लॉयड का टोटल कितना आ रहा है? 564। एम्प्लॉयड का टोटल 717। मेल का टोटल 618 और फीमेल का टोटल 663 और सबका टोटल 1289। ठीक है, 1281, 1287, 1281 सही है। ठीक से पढ़ लेना बेटा क्वेश्चन पहले। मेल की प्रोबेबिलिटी, यस, कितने मेल्स हैं? 618 डिवाइडेड बाय 1281। चेक कर लेना कैंसिल हो रहा है क्या, कैलकुलेटर से चेक कर लो। डेसिमल में बताओ तो मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.482। पार्ट 2, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड ई। ये एंड का मतलब क्या होता है? बहुत अफसोस की बात है, या तो मल्टीप्लाई, अगर ट्री डायग्राम की बात करें, टेबल के अंदर एंड का मतलब होगा कॉमन, इंटरसेक्शन, एम एंड ई, एम और ई का कॉमन, यानी कि मेल एंड एम्प्लॉयड। मेल एंड एम्प्लॉयड का कॉमन कितना है? कितने एम्प्लॉयड मेल्स हैं? 412। तो 412 अपॉन, यस, एम एंड ई का मतलब मेल भी होने चाहिए और एम्प्लॉयड भी होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, मेल एंड एम्प्लॉयड दोनों का कॉमन, मेल भी होने चाहिए और एम्प्लॉयड भी होने चाहिए, वो यही है। अब बाकी आप कोई भी वैल्यू उठा ले, वो मेल एंड एम्प्लॉयड नहीं होगा, वो मेल एंड अनएम्प्लॉयड होगा, फीमेल एंड एम्प्लॉयड होगा, फीमेल एंड अनएम्प्लॉयड होगा। तो मेल एंड एम्प्लॉयड तो 412 ही है। डेसिमल में
0.322. Part 3. और M and E इंडिपेंडेंट इवेंट्स? तो हम आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो आप पहले M and E का वो फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको बताया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ M and E शुड बी इक्वल टू, देखो क्या फॉर्मूला लिखवाया है बेटा, अभी लिखवाया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। प्रोबेबिलिटी ऑफ M मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। M and E तो हम ऑलरेडी निकाल चुके, 412 अपॉन 1281, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का था ऊपर वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ M and E तो हम निकाल चुके थे पिछले पार्ट में, तो उसकी जगह मैंने उसका आंसर लिख दिया। अब इक्वल्स टू के बाद पहले मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल कितनी है वो भी निकाल ली थी, 618 अपॉन 1281 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एम्प्लॉयड की प्रोबेबिलिटी, वो कितनी बनेगी? 717 अपॉन 1281। अब आप सिर्फ कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालें और देखिए वो इसके बराबर आ रहे हैं या नहीं। देखिए बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? परिहा आ रहे बराबर? नो। तो आप यहां नॉट इक्वल्स टू कर दें, इसको आप नॉट इक्वल्स टू कर दें और लिख दें दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर देखने से आपको लग रहा है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, देन यू आर नॉट जस्टिफाइंग द आंसर व्हिच द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू डू। जस्टिफाई योर आंसर, तो आपको लास्ट में ऐसे ही करना है। Hence, they are not independent. Hence, they are not independent. अब जो इसका आखिरी पार्ट है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, वो अभी हम नहीं पढ़ रहे, वो हम कल पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट तक रहेंगे। The next question on mutually exclusive and independent events. Let me see. Okay, question number 24 भी हम एंड में करेंगे, अभी हम पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया हमने, ये वही क्वेश्चन है, चेक करना। सेम है बिल्कुल, वैल्यूज भी सेम है। ओके अच्छा चलो फिर हम ये मुश्किल वाले क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं। मैं एंड में करवाना चाह रहा था बट देयर आर नो और क्वेश्चंस नहीं मिल रहे मुझे इसके। 24 पे आ जाइए, प्लीज रीड द क्वेश्चन। ट्वेल्व साइडेड डाइस। अब इसका पॉसिबिलिटी डायग्राम नहीं बना सकते आप समझ रहे हैं? 12 साइडेड डाइस का अगर आप पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाने बैठेंगे तो फिर वो आप पेपर में वही एक क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्योंकि आपको 12 यहाँ लिखने होंगे, 12 यहाँ लिखने होंगे और 144 आउटकम्स आएंगे, तो उसका तो आप सोचेगा भी नहीं पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाने का। तो हम डायरेक्टली करेंगे जो भी करेंगे। पहले तो मुझे बताइए क्यू के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 24। क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? पहले डाइस पे कौन सा आउटकम और दूसरे डाइस पे कौन सा आउटकम? 1 और 24 हो सकता है क्या? 24 तक तो डिजिट्स ही नहीं जा रहे। 2 और 12 हो सकता है? तो पहले डाइस के छोटे डिजिट से स्टार्ट करते हैं, 2 से। 2 के साथ 12, फिर 3 के साथ 8, फिर 4 के साथ
6 फिर 5 के साथ तो नहीं हो सकता, 6 के साथ 4, 7 नहीं हो सकता, 8 के साथ 3, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 12 के साथ 2। ये सारे हमने पहले डाइस के छोटे डिजिट से स्टार्ट किए। ओके, अब पहले दूसरे डाइस के डिजिट से स्टार्ट कर ले। क्या बस यही पॉसिबिलिटीज बनेगी? सिर्फ 12 2 हो सकता है, 2 12 भी हो सकता है, लेकिन वो ऑलरेडी हो चुका। क्या कोई पॉसिबिलिटी रह गई? 3 8 के साथ 8 3 भी हो गया, 4 6 के साथ 6 4 भी हो गया। हैव वी लेफ्ट एनी पॉसिबिलिटी? नो। ओके, तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटीज आउट ऑफ हाउ मेनी? 144। टोटल आउटकम्स 144 होंगे, उसमें से सिर्फ 6 आउटकम्स आ रहे हैं। आर के ऊपर आ जाइए। आर के बारे में क्या बोला? बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 8, दोनों के दोनों 8 से बड़े होने चाहिए। 8 नहीं हो सकता, तो मैं 9 से स्टार्ट करूंगा। 9 के साथ क्या? 9 के साथ 9, 9 के साथ 10, 9 के साथ 11, 9 के साथ 12। अब किससे स्टार्ट करूं? 10 के साथ 9, 10 के साथ 10, 10 के साथ 11, 10 के साथ 12। अब मैं 11 से स्टार्ट करूंगा। 11 9, 11 10, 11 11, 11 12। फिर 12 के साथ स्टार्ट करेंगे। 12 9, 12 10, 12 11, 12 12। हो गए सारे आउटकम्स। 2 मिनट लग गए, 3 मिनट लग गए, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। पार्ट 1, इसी को देख के हम सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू। एक दो तीन चार पांच छह, 6 आउट ऑफ हाउ मेनी? 144, तो 6 अपॉन 144। कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लो। 1 अपॉन 24। पार्ट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। कितने आए थे? 1 2 3 4 8 12 16। 16 अपॉन 144, 1 अपॉन 9। पार्ट 3, आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? फरीहा, मैंने क्या बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए? क्या कंडीशन होनी चाहिए जो अभी मैंने उनमें डायग्राम कोई बना के कॉमन नहीं दिखाई थी? होगी। कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या क्यू के एलिमेंट्स में और आर के एलिमेंट्स में कोई कॉमन आ रहा है? इज देयर एनी कॉमन एलिमेंट? नो। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ Q and R is equals to 0. बस, hence they are mutually exclusive. Hence they are mutually exclusive. पार्ट 4, हाँ, इंडिपेंडेंट के लिए आप सॉल्व कर लें। आर इवेंट्स Q and R इंडिपेंडेंट, आहिल क्या फॉर्मूला बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B equals to probability of A लेकिन multiplied अब with मैं A and probability B of नहीं B. लिखूंगा ना। अब मैं A and B की जगह क्या लिखूंगा?
Q and R. is equals to probability of Q multiplied by probability of R. अब probability of Q and R तो मुझे पता है कितनी है, वो तो 0 है। अब probability of Q कितनी थी 1/24, probability of R कितनी थी 1/9। क्या ये बराबर हो सकते हैं by any chance? No, they are not independent. They are not independent. अब 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको अभी देने करने के लिए दे रहा हूं, इसे कर लीजिए। आसान वाले टेबल वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 मार्क कीजिए एज योर क्लास वर्क। पेज 81। क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 11 ये अभी कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।